Hello students, welcome to the first class of Zoology Optional. My name is Jyoti Kaushal. Little about myself, I have cleared CSIR NET. Right now I am pursuing PhD in biotechnology and I have also written state PCS mains with zoology as optional. Let's talk about zoology optional. First of all, let's talk about who can choose zoology as optional subject and why to choose zoology as optional. सबसे पहली बात तो आपको ज़ुओलॉजी में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर आप बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद बोर हो जाए तो आप आराम से ज़ुओलॉजी ऑप्शनल को पढ़ सकें। और सेकंड इज आपको आपके मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आपने प्लस वन प्लस टू में मेडिकल ली हो या फिर आपका कोई भी लाइफ साइंसेज का बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे आपका बीएससी मेडिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, तो आप ज़ुओलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई चूज ज़ुओलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है कि पिछले जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं तो जिन्होंने ज़ुओलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट किया था तो उनके मार्क्स कार्ड से ऐसे एनालाइज किया जाता है कि उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हम इस सब्जेक्ट में ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको आराम से 300 से 350 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर दे सकता है अगर आपने अच्छे से आंसर लिखा। नेक्स्ट इज इसका एक डिफाइंड सिलेबस है और उस डिफाइंड सिलेबस में आपको हिडन टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत कम, रेयरली कोई हिडन टॉपिक्स होगा। तो उसमें से उस सिलेबस में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। एज इट इज क्वेश्चन सिलेबस में से उठा के पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट इज ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो ज़ुओलॉजी में जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर आने से डीएनए की रेप्लिकेशन तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, तो ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। दैट मीन्स आपको डे टू डे बेसिस पे आपको ये जो सब्जेक्ट है वो अपडेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इसके अंदर आपको कुछ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 का जो सेकेंड यूनिट है दैट इज इकोलॉजी, तो ये ओवरलैप करता है आपके जीएस पेपर 3 से, जो कि आपका इन्वायरमेंटल पोर्शन है। तो आपको कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज़ुओलॉजी ऑप्शन वाले ऑब्वियसली अगर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो उनको थोड़ी सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अगेन जीएस पार्ट 3 का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें थोड़ा सा एज मिल जाता है, अच्छे से समझ भी आता है और इजीली बच्चा जो है वो ग्रैस्प कर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न एंड योर बोथ द पेपर्स। तो ज़ुओलॉजी के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि 250-250 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं एक पेपर की बारे में बात करूं तो टोटल आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 8 क्वेश्चंस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पार्ट बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पार्ट ए में से फर्स्ट और पार्ट बी में से जो 5th क्वेश्चन है दैट इज कंपलसरी। इसके अलावा आपको रेस्ट 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट एंड 5th क्वेश्चन इज कंपलसरी। इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, 6th, 7th, 8th में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, और बाकी जो एक क्वेश्चन बचा वो आप किसी भी पार्ट से चूज कर सकते हैं। अगर मैं इन 8 क्वेश्चंस की बात करूं तो ये सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका ए, बी और सी 3 पार्ट्स होंगे। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन के ए, बी, सी पार्ट्स होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो ओवरऑल आपको 19 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट करने के बारे में बात करूं तो आपको ऑब्वियसली 3 आवर्स मिलते हैं और आपको 19 क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करना है। तो ऑब्वियसली यू आर लेफ्ट विद 8 to 9 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन जो है वो 8 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना। तो आपको ज़ुओलॉजी ऑप्शनल जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि आप 180 मिनट्स में 19 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर पाएं। ऑब्वियसली आपको पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उनकी इतनी ज्यादा नहीं। And you should complement each question with a diagram. Zoology with diagram is nothing.
अगर आपने जूलॉजी की आंसर राइटिंग में डायग्राम नहीं बनाया तो आप लेके चलिए, आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक तो उसकी आंसर राइटिंग प्रिपेयर करनी है और उसका एक डायग्राम जो है, विद डायग्राम जो है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे जूलॉजी ऑप्शनल, अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जूलॉजी ऑप्शनल चूज करना है तो मैं उसको स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस को आप रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, एक बार नहीं बल्कि आपको बहुत ज्यादा बार आपको जो सिलेबस है उसको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने सिलेबस में से एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितनी ज्यादा बार पूछा जा रहा है, क्योंकि एनालिसिस के द्वारा ये पता चला, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसकी एनालिसिस भी करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो एनालिसिस के द्वारा ये पता चलेगा आपको कि हर एक क्वेश्चन जो है वो ऑल्टरनेट ईयर में रिपीट होता है। अगर एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो क्वेश्चन है 2022 या 2023 में पूछा जाएगा दोबारा से। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में से ही रिपीट होते नजर आएंगे। तो सबसे पहली बात, आपने सिलेबस को बाय हार्ट लर्न करना है, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ एनालिसिस करना है कि कौन सा सिलेबस का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली आपको उसकी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो क्योंकि पेपर में आपने आंसर राइटिंग ही करनी है और आपको विद डायग्राम आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जूलॉजी ऑप्शनल के स्टडी प्लान के बारे में। तो जूलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए यू ओनली रिक्वायर 4 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूपीएससी सीएससी 2027 में अपीयर करना है तो 2026 के अप्रोक्सीमेटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक आपकी ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, उसकी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। तो 4 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर जूलॉजी। अब 4 महीने तो ठीक है, पर क्या आपको 4 महीने जो देने हैं क्या वो 24 घंटे बैठना है क्या? नहीं, आपको एक दिन में आपको अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स यू नीड। तो इन 4 आवर्स के अंदर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसको अच्छे से रीड करना है, समझना है और उसके बाद आपने उसको देखकर नोट्स नहीं बनाने, बल्कि आपने उसके बाद डायरेक्टली आंसर राइटिंग करनी है कि क्या मुझे कितना रिटेन रहा है विद डायग्राम। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके जो PYQs हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर से पूछे जाते हैं, आपके उसके भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल, जो कि आप लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। पेपर 1 के अंदर आपको टोटल 6 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, पेपर 2 के अंदर आपको टोटल 7 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि नॉन कोडेटा, कोडेटा ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसमें बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट बेस्ड है, इथोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक जूलॉजी हो गया, बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया और इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स हो गया, जिसमें आप PCR, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफरेंट आप मेथड्स पढ़ते हैं। देन इस पेपर 2 के अंदर आप सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह पढ़ते हैं आप, जेनेटिक्स के अंदर आप RFLP, रैपिड, ये सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं। एवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन का एवोल्यूशन, एलिफेंट का एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स हो गया जिसमें क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है, बायोकेमिस्ट्री हो गया जिसमें मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स। देन इज फिजियोलॉजी जिसमें आप स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स देते हैं और इसमें आप एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। देन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसके अंदर आप स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई सोर्सेज चाहिए तो 11th 12th की NCERT जो है वो ऑब्वियसली हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो जूलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहते, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से हम जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करें। तो देयर आर सम वेबसाइट्स जहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एडवांस सोर्सेज के बारे में बात करें तो हर एक यूनिट के लिए अलग से आपको बुक देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोतपाल की नॉन कोडेटा के ऊपर बुक है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, पर एक कंसाइज जगह पे आपको BDC में देखने को मिलेगा।
और बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब 4 महीने के अंदर वो इतने ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेज जो है उसको कवर नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि कौन से ईयर में वो जो टॉपिक है, कौन से ईयर में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुआ है, और उसकी हम आंसर राइटिंग करेंगे विद डायग्राम। अगर आप ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। आपको किसी के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सिलेबस में से कोई भी एक टॉपिक उठाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यूपीएससी की साइट पे या स्टेट पीसीएस की साइट पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी जो टॉपिक है आपने उसको उठाना है, उसको आपने गूगल पे सर्च करना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा वो आपने रीड करना है और उसी को आपने आंसर राइटिंग करना है। इस तरीके से आप जूलॉजी ऑप्शन को बहुत जल्दी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो आपका इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में दिया है कि उसकी लोकोमोशन के बारे में बताओ, या फिर जनरल फीचर्स या लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम के बारे में बताओ। तो आपने डायरेक्टली ये टॉपिक उठाना है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम। आपने ऑनलाइन सर्च करना है और उसका जो भी ऑथेंटिक सोर्स होगा उसको रीड करना है, उसके डायग्राम्स देखने हैं और उसको एक वाइट पेपर पे लिखने की कोशिश करनी है। तो जो भी आपके पॉइंट्स रह जाएंगे आप उसमें से दोबारा से ऐड कर सकते हैं और आप विद डायग्राम इसको आंसर राइटिंग कीजिए। तो इस तरीके से आप जूलॉजी ऑप्शन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिलेबस सारा प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप इसको लाइन टू लाइन आपको ही रीड करना पड़ेगा। अगर मैं रीड करवा भी दूंगी तब भी जब तक आप खुद से रीड नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज पेपर 2 सिलेबस, जिसके अंदर 7 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सेल बायोलॉजी के अंदर आपको ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी होती है, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो गया। जेनेटिक्स में आपको अलग अलग जैसे म्यूटेशन, म्यूटाजेनेसिस हो गया, आरएफएलपी, रैपिड एएफएलपी देखने को। इसके बाद एवोल्यूशन के अंदर आपको हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमन और बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है, उसको सर्च करना है, उसको रीड करना है, उसकी आंसर राइटिंग करनी है। इस तरीके से जो भी लेफ्ट आउट चीजें रह जाएंगी उसको आपने दोबारा से रीड करके ऐड करना है। या फिर आप आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं टॉपिक्स की एनालिसिस करवाऊंगी, उसकी आंसर राइटिंग करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ ये सब चीजें कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक जूलॉजी ऑप्शनल के बारे में कुछ चीजें समझ आई। कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप डेली सेम नंबर ऑफ आवर्स देंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस पेपर को क्लियर करने से रोक सके। So that is all for today. I hope you liked the video. Thank you so much and see you in the next one.